राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस के संबंध में आयोग द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है 12 जनवरी को, उसके संबंध में वीडियो रहेगा। और क्या चयनितों के लिए मामला पेचीदा हो रहा है और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर, चाहे चयनित चयन प्रक्रिया हो, नई विज्ञप्ति हो या फिर नियुक्ति प्रक्रिया हो, उससे संबंध में जो है सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं। तो अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। एलटी कोर्ट केस के संबंध में देखिए, एक आयोग ने 12 जनवरी 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जो कि आप सभी जानते हैं 10/1/2026 को डबल बेंच जो उत्तराखंड की है वहाँ से निकल के आया था एक अपील संख्या 360 वर्ष 2025 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल की खंडपीठ द्वारा जो है आदेश पारित किए गए, जिसमें यह कहा गया है कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है, अपीलकर्ता यानी आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वो ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना जारी करें जिन्हें चयन करने वाली संस्था द्वारा जारी अनंतिम यानी कि प्रोविजनल चयन सूची के आधार पर जो है नियुक्त किया गया है। इसके लिए राज्य में व्यापक प्रसार वाले 2 प्रमुख समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किया जाए, जिसमें अंग्रेजी भाषा एक अंग्रेजी भाषा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के जो समाचार पत्र है उसमें ये विज्ञापन जारी हो। विज्ञापन 10 दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा। उस सार्वजनिक सूचना में यह उल्लेखित किया जाएगा कि जो व्यक्ति प्रोविजनल जो सूची के आधार पर नियुक्त किए गए हैं वो इन अपीलों में से किसी में भी अगर पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र योजित करके इस न्यायालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और यह भी कि उनकी नियुक्ति इन विशेष अपीलों के परिणामों पर निर्भर करेगी, ठीक है। जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये बात कही गई है, उन्हीं के लिए ये बात की गई है कि विशेष अपीलों के परिणाम पर निर्भर करेगी, ठीक है। अपीलकर्ता द्वारा जारी विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख 3 सप्ताह के भीतर जो है उस चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को इस न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अगली जो है इसकी सुनवाई जो होगी 18/2/2026 को होगी। तो आप सभी लोग एक बात ये समझ लीजिए कि ये कोई फाइनल निर्णय जो कि उसका डिसीजन नहीं था, ठीक है। तो 18/2/2026 पे इस पर फिर से जो है सुनवाई होगी। जो अपना पक्ष रखना चाहेगा वो रख सकता है, चाहे आप चयनित अभ्यर्थियों में से भी हो सकता है वो। और लेकिन साफ साफ कह दिया गया है कि प्रोविज़नल जो लिस्ट है उसके आधार पर आप लोगों का चयन हुआ है, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, ये पूरा पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश में भी है इसमें नीचे। जिसको हिंदी में समझ में ना आए कुछ शब्द तो उनको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग। लेकिन बात यहाँ पर को क्या है कि 18/2/2026 को ये मामला फिर से अच्छे से जो है सुना जाएगा। तो उस पर उसके परिणामों पर जो है सभी चयनितों का भी परिणाम जो है निर्भर करेगा, इसमें साफ साफ कहा गया है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि 3 महीने की जो है सेवा काल शुरू जो है कर चुके हैं, उसके बाद जो है क्या यह बदलाव हो सकता है, रिवाइज्ड लिस्ट जारी हो सकती है या सुपर न्यूमरेरी पोस्ट के लिए ही आयोग जाएगा। इसके ऊपर जो है चर्चा आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में जो है देख रहे होंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है चयनितों को कुछ नहीं हो सकता, ये आप लोग बिल्कुल भी पक्के तौर पे मान के नहीं चल सकते हैं कि चयनितों को कुछ भी नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं में 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा काल होता है। परिवीक्षा काल को आप अगर हिंदी में समझना चाहें तो 2 साल के जो जो 2 साल का दौरान अगर कोई कर्मचारी का नैतिक तौर पे या उसका जो व्यवहार है उनको अच्छा ना लगे, मेनली उसलिए रखा जाता है परिवीक्षा काल को कि कर्मचारी के ऊपर जो है उनका आचरण कैसा रहा इस दौरान, उसके आधार पर जो है आपको 2 साल बाद जो है स्थायी तौर पे वह नौकरी मिल जाती है। तो 2 साल को जो प्रोबेशन काल जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके दौरान जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं उनकी कुछ बहुत जो है अधिकार आप लोग कह सकते हैं कि कम हो जाते हैं स्थायी कर्मचारी के
अगर हम सापेक्ष से देखें तो इसके संबंध में एक चीज़ और ये रहती है कि जो नियोक्ता यानी कि जो भी आयोग या जो भी विभाग है, उसके पास अधिकार थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज़ें थोड़ी ध्यान से समझना है आप लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों को हटा दिया जाएगा या वो, लेकिन 2 साल के अंतर्गत जो है अस्थायी तौर पे रखा जाता है किसी को भी, चाहे वो सरकारी विभाग में नियुक्त भी हो चुका हो। ठीक है, तो इस दौरान जो है जो कर्मचारी होते हैं उनके कुछ बहुत जो अधिकार होते हैं वो कम रहते हैं, और डायरेक्ट वो जो है, अगर मान लो किसी कर्मचारी को हटा दिया जाए या कुछ उसके चाल चलन या जो भी उसका कार्य करने का तरीका है उसके बेस पे उसको जो है हटा दिया जाए, तो तुरंत जो है न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है, या ले भी सकता है तो उसका जो है पक्ष थोड़ा हल्का रहता है, क्योंकि परिवीक्षा काल चल रहा होता है। तो वही चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं। उसको अगर हम व्यापक तौर पे देखें तो 2 साल के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है। ये आप लोग ये मान के न चलें कि हमें तो कोई हटा ही नहीं सकता है। ठीक है, ये तो रहेगी बात। देखिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन बात यह है कि क्या होगा, क्या आयोग क्या चाह रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, ये चीज़ें सब काहे पर डिपेंड करेंगी कि जो 18/2/2026 को 18 फरवरी को जो आगे की कार्रवाई होती है उसमें क्या निर्णय निकल के आता है। अभी तो ये एक सुझाव के तौर पे जो है आप लोगों को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए जो है कहा गया है, क्योंकि एकदम से जो है चयनित अभ्यर्थियों को बाद में ये मौका ना मिले कि कहने के लिए कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनको जो है सचेत करने के उद्देश्य से यह जारी हो रहा है। अब देखिए बात क्या है कि आयोग क्या चाह रहा है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात रहेगी कि सुपर न्यूमरी पोस्ट ला के जो है रिवाइज्ड जो रिजल्ट है उसको न जारी करके सुपर न्यूमरी पोस्ट लाने का आयोग के पास कितने चांस हैं, और क्या उसके जो है स्कोप है, यानी कि कितने लोग सुपर न्यूमरी पोस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग अगर सुपर न्यूमरी पोस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे तो आयोग के लिए उतने पद सृजित करना शायद मुश्किल हो जाए। तो क्या पता रिवाइज्ड जो है रिजल्ट भी जारी हो जाए। तो ये सब डिपेंड करता है, एक तो 18/2/2026 के जो निर्णय आएगा उसके ऊपर, दूसरा आयोग के पास जो है संभावनाएं कितनी बन रही हैं सुपर न्यूमरी पोस्ट जारी करने की संभावनाएं, या कितनी सुपर न्यूमरी पोस्ट लाई जा सकती हैं और कितने लोगों का चयन किया जा सकता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये सब मामला। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोगों का जो कहना है कि हमें जो है बची हुई सीटों में के सापेक्ष जो है हमको 2 क्वेश्चन डिलीट जो भी निर्णय है 4 जून का, उसके आधार पर जो है दे दिया जाए। तो देखिए, एक चीज़ तो ये है कि 192 सीटें बची हैं। एक चीज़ ये है कि सुपर न्यूमरी पोस्ट आए, एक चीज़ ये है कि रिवाइज्ड सिलेबस जारी हो। तो जो अभ्यर्थी हैं उनको अधिक से अधिक मौका मिले, इसके लिए क्या चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो देखिए 192 सीटें बची हैं। 192 क्या, उसमें आप 5 सीटें और जोड़ दीजिए, क्योंकि 1347 की अभी चयन हुआ है, 5 सीटें वहाँ भी बची हैं। लेकिन इसमें से देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि विभागीय 10% जो सीटें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बची हुई हैं। तो उसमें तो सामान्य लोग कोई भी नहीं जा सकता है ना, 60% डायरेक्ट भर्ती वाले। तो कुछ बहुत होंगे उत्तराखंड आंदोलनकारी, या अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी बची हुई हैं सीटें। फिजिकली हैंडीकैप में भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, 5-6 कैटेगरी, उसमें से बचे होंगे। तो जो जनरल के लिए बचेंगी, जनरल यानी कि जो सामान्य अनरिजर्व्ड या रिजर्व्ड, मतलब जो जिसमें सब लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सीटें फिर कम हो जाएंगी। ठीक है, तो सुपर न्यूमरी पोस्ट है तो बहुत ज़रूरी है, उसी के आप जो है उसी के आधार पर सभी चयनितों का जो है, चयनितों हो चाहे जो बिल्कुल उनके बॉर्डर लाइन में हो, उनको तभी मिल पाएगा मौका जब सुपर न्यूमरी पोस्ट आएंगी। ठीक है, बची हुई सीटों में तो ठीक ही है। देखिए, अगर कट ऑफ से ऊपर जाती हैं तो बची हुई सीटों में
तो वैसे भी चयन लेना ज़रूरी हो जाएगा। उसके लिए तो किसी अदालत का निर्णय की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दो जो अगर क्वेश्चन डिलीट हो गए तो उसके आधार पर जो कट ऑफ से ऊपर आया तो उसका तो नंबर बची हुई सीटों में तो आना ही आना है। उसके साथ साथ जो है सुपर न्यूमरी पोस्ट के ऊपर जो है चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर सभी को जो है बराबरी का मौका मिलेगा। और अगर यह धरातल में सुपर न्यूमरी पोस्ट को जो है सृजित करना अगर मुश्किल हो जाएगा तो फिर रिवाइज्ड जो है आपका रिजल्ट जारी करना पड़ेगा आयोग को। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप सभी समझ सकते हैं कि पेचीदा इसलिए हो चुका है मामला, और क्योंकि डबल बेंच ने माना है कि प्रोविज़न जो लिस्ट थी, प्रोविज़नल लिस्ट, उसके आधार पर चयन नहीं किया जा सकता है। प्रोविज़नल लिस्ट के बाद जो है एक फाइनल लिस्ट निकलती है, उसी को जो है चयन प्रक्रिया के लिए योग्य सूटेबल माना जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि प्रोविज़नल जो है लिस्ट के आधार पर ही चयन दे दिया गया। उसमें भी देखिए, आप सभी जानते हैं कि 9 फरवरी की अलग लिस्ट, 3 मार्च की अलग लिस्ट। तो 9 फरवरी की लिस्ट के आधार पर 19 लोगों को हटाया गया। किस बेस पे हटाया गया वो भी कुछ नहीं है अभी। अगर वो भी मामला कोई उठा दे तो मामला कई आगे जा सकता है इस मामले में, ठीक है। तो देखिए 19 लोग किस बेस पे आए थे वो भी अभी तक पता नहीं है कि क्या वो गलती से आ गए या वो भी बॉर्डर लाइन वाले थे। तो अब डिलीट क्वेश्चन के बाद तो वो 19 लोग भी बिल्कुल फाइट में आ जाएंगे। सबसे पहले तो उन्हीं का नंबर आएगा अगर देखा जाए, अगर इसको इसका विश्लेषण किया जाए तो जब 9 फरवरी की लिस्ट में वो लोग थे तो सबसे पहले तो उन्हीं का नंबर आना चाहिए। अब तो इस बेस में जो है कई नए मामले निकल के आ सकते हैं अगर सुपर न्यूमरी पोस्ट नहीं जारी होती है तो। देखिए सब मामला जो है इसमें 18/2/2026 को तो सूचीबद्ध जो हुआ है मामला सुनवाई के लिए, वो तो इम्पोर्टेंट रहने वाला ही है। उसके साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है सुपर न्यूमरी पोस्ट के बारे में। सुपर न्यूमरी पोस्ट अगर आती हैं तो फिर लगभग लगभग बहुत से जो हैं बराबरी का मौके सभी को मिल जाएंगे, तो मामले का पटाक्षेप हो सकता है। लेकिन अगर सुपर न्यूमरी पोस्ट के ऊपर आयोग अड़ जाता है तो फिर रिवाइज्ड जो है रिजल्ट जारी करना ही एकमात्र उपाय बच जाएगा अगर सुपर न्यूमरी पोस्ट के ऊपर आयोग नहीं मानता है तो। 4 जून का निर्णय वैसे तो सूटेबल था सभी लोगों के लिए और सभी लोग उसको मान भी रहे थे, लेकिन अब जो है आयोग ने जो अपनी हठधर्मिता अपनाई थी उस फैसले के उसमें, तो अगर आधा माना है तो आधा और मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनका मामला जो है आधा भी जो पहले माना हुआ है वो पलटने में भी देर नहीं लगेगी। और आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि परीक्षा काल चल रहा है और ऐसा नहीं है कि चयनित अभ्यर्थियों का जो है लिस्ट नहीं बदल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चयनित अभ्यर्थियों में सभी बदल जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद या जो भी अंतर बैठ रहा है, एक भी क्वेश्चन का अंतर बहुत हो जाता है। आप सभी जानते हैं पॉइंट से कितने लोगों का अंतर बैठ जाता है। तो चयनित लिस्ट तो बिल्कुल बदल जाएगी अगर रिवाइज्ड होती है तो, चाहे उसमें से 50% लोग भी जो है बदल सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं बदलेंगे और नहीं बदल सकते हैं। ऐसा अन्य राज्यों में भी कई बार हो चुका है, शायद पश्चिम बंगाल या अन्य भी लोग दे रहे हैं उदाहरण, लेकिन वो मामले अलग हैं। वहाँ जो है सुपर न्यूमरी पोस्ट के लिए जो है कितनी सीटें हैं उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए उत्तराखंड हमारा जो है छोटा राज्य है, इसमें कितनी सीटें जो है सृजित की जा सकती हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सुपर न्यूमरी पोस्ट लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी। तो देखिए आयोग जो है मामला सुलझाना चाह रहा है या उलझाना चाह रहा है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सुपर न्यूमरी पोस्ट अगर धरातल में लाने या सृजित करने का कितनी जो है संभावना है उसके ऊपर भी ये पूर्णतः डिपेंड करता है रिवाइज्ड होगी कि नहीं होगी। क्योंकि डिलीट क्वेश्चन अगर बदल जाते तो फिर तो रिवाइज्ड जो रिजल्ट था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन
क्वेश्चन अगर आयोग ये डबल बेंच से हार जाता है अपने जो डिलीट क्वेश्चन के ख़िलाफ़ या जो भी बदले हुए क्वेश्चन आंसरों के ख़िलाफ़ जो ये आयोग ने लगाया हुआ है रिट, इसकी अगर आयोग हार जाता है वहाँ से केस, तो फिर मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। और देखिए 1 साल तो वैसे ही हो गया है, अब कितना और समय लगता है इस पे भी जो है सभी की निगाहें रहेंगी। और शिक्षा विभाग भी और हमारी सरकार क्या चाह रही है इसके संबंध में भी थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अब चुनाव का टाइम भी बहुत निकट है। तो देखिए कुछ भी इसके संबंध में वीडियो आता है या कुछ भी इसकी जानकारी निकल के आती है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। ये थोड़ा लंबा हो गया है वैसे वीडियो, लेकिन फिर भी जानकारी पूर्णतः देनी ज़रूरी थी, इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। बने रहिएगा चैनल पे। धन्यवाद।